हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विंग्स एक उड़ान। जैसे कि आप सभी को पता है कि जेकेपीएससी ने 2022 के लिए जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लेना था सीसीई का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है और इन शॉर्ट टाइम रिज़ल्ट भी आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, अब जैसे उसका रिज़ल्ट आएगा, इनफैक्ट अभी भी कई लोगों ने प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो मेंस की प्रिपरेशन रहती है। अब जो मेंस में अपीयर होना है आपने, ठीक है, जो 2-2.5 महीने का शायद आपको टाइम मिल 2 से 3 महीने तक का आपका टाइम मिल जाएगा उसके लिए। अब ये 2-3 महीने में जो आपका 2.5 या 3 महीने में जो आपका टाइम पीरियड है, इस टाइम को कैसे ऑप्टिमाइज़ तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सको अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए विंग्स एक उड़ान की तरफ से आपको डिफरेंट वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें हम डिफरेंट ऑप्शनल्स को, डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ का एक पार्ट है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं एक ऑप्शनल को डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ मेंस की, तो मेंस में आपका एक इंग्लिश का कंपलसरी एग्ज़ाम रहेगा। मेंस का एक इंग्लिश कंपलसरी एग्ज़ाम रहेगा जिसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाएगा आपका ऐसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ ऐसे। इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको 250 मार्क्स का। उसके बाद 4 सब्जेक्ट्स होंगे आपके जीएस के, GS1, GS2, GS3, GS4। GS4 बेसिकली एथिक्स सब्जेक्ट है। ठीक है, लास्ट में आ जाएगा आपका फोर्थ वन, दैट इज़ द ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें आप डिफरेंट ऑप्शनल्स को ऑप्ट कर सकते हो और अपने अपीयर हो सकते हो मेंस के लिए। इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करने जा रहा हूँ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को लेके, कि क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजी को लेके, ताकि आप इफेक्टिवली इसको डिफेंड कर पाओ क्वेश्चंस को। 2-2.5 महीने में आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ताकि आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हो सकें और एक आप कॉम्पिटिटिव स्कोर को गेन कर सको। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को। अगर हम एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस को ध्यान में रखें, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के सिलेबस को ध्यान में रखें तो एक बहुत लेंथी सिलेबस नहीं है कंपैरेटिवली ज़ूलॉजी से या ज्योग्राफी से, बाकी डिफरेंट कंपोनेंट से। बट अब क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट दैट स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर मेंस एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससीज हों। ठीक है, तो अगर एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने से पहले अगर मैं ये आपको ओवरव्यू दे दूं, दैट विल बी बेटर, बिकॉज अगर मैं पॉइंट वाइज रीड करना शुरू कर दूं कि पेपर ए में ये है और पेपर बी में वो पॉइंट वाइज, तो दैट विल बी ए काइंड ऑफ बोरिंग सेशन। ठीक है, टू मेक इट वेरी इफेक्टिव, मैंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस एंथ्रोपोलॉजी पेपर को, जो भी पेपर है हमारे पास, ये पेपर ए एंड पेपर बी, इसको कन्वीनियंस के हिसाब से एक बड़े मेजर हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस शीट पे वापस आएंगे कि टॉपिक्स डिफरेंट है क्या क्या। ठीक है, हाँ, ये एंथ्रोपोलॉजी जो पेपर है उसमें पूरे सब्जेक्ट में 2 पेपर में डिवाइडेड है, लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, जो पेपर 1 है एंथ्रोपोलॉजी का, अगर हम ध्यान से देखें, ये ब्रॉडली क्लासीफाई है 3 टॉपिक्स में, 3 हेडिंग्स में। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग रहेगी जो, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डिवाइड किया है, ऐसी कोई डिमार्केशन आपको ऑफिशियल सिलेबस में नहीं मिलेगी। मैं ब्रॉड हेडिंग्स में बनाया ताकि आपको पता चल जाए कि आपने पढ़ना क्या है और क्या क्या आपका रेंज है किस टॉपिक की। ठीक है, फर्स्ट है सोशियोलॉजिकल टॉपिक्स हैं, सोशियोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स हैं सारे के सारे। सेकंड हेडिंग है बायोलॉजिकल टॉपिक्स, बहुत बड़ा कंपोनेंट बायोलॉजी बेस्ड है, कोर बायोलॉजी भी जिसमें आती है, एक जनरल बायोलॉजी आ रही है और कुछ कोर बायोलॉजी के टॉपिक्स में, जेनेटिक्स जैसे। और थर्ड आता है जो कि एक ओवरऑल सोशियोलॉजिकल पार्ट ही है, बट इसको मैंने अलग से हेडिंग बनाई है बिकॉज ये 6-7 थ्योरीज हैं अलग से, दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज। तो अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें ध्यान से, तो सोशियोलॉजी में आपको डिफरेंट टॉपिक्स मिलने वाले थे, रिलेटेड भी सोसाइटी मिलेगा, कल्चर, फैमिली, किनशिप, मैरिज, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। इस तरीके के टॉपिक्स होंगे जो पढ़ने में सिंपल होंगे। आप एक सिंपल रीडिंग के साथ थोड़ी डायग्राम्स को और थोड़े ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स को देखोगे तो आपके ये माइंड में ईजिली सेटल हो जाएंगी चीज़ें, तो आपको इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इनको एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है बायोलॉजिकल पार्ट, दैट इज़ जिसमें बायोलॉजी बेस्ड टॉपिक्स हैं, कुछ नहीं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं बायोलॉजी के यहाँ पर, जिसमें कुछ सिंपल टॉपिक्स भी हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं। ये जो हेडिंग है, जो बायोलॉजिकल हेडिंग है, मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज बहुत से बच्चों को जो ये एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 1 है, ये थोड़ा सा स्केरी लगता है।
बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, जिनकी तो बायोलॉजी बैकग्राउंड है, जिन्होंने 12th बायोलॉजी मेडिकल सब्जेक्ट्स में करी है, 10th तक अच्छी बायोलॉजी थी, वो इसमें ज़्यादा स्केरी नहीं फील करते, वो इसको ईजिली डिफेंड कर लेते हैं। बट जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं से लेकर आए हैं, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए थोड़ा सा इशू बन जाता है यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा इन डेप्थ अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इसलिए मैंने इन टॉपिक्स को अलग से डिफाइन करा हुआ है यहाँ पे। जैसे इन टॉपिक्स में कौन कौन सा होगा, इवोल्यूशन के बारे में जनरली बताया जाएगा, कैसे इवोल्यूशन हुई, जो अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, डार्विन, प्री डार्विनिज्म वगैरह। सेकंड आएगा प्राइमेट्स, जो मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा कि प्राइमेट्स होते क्या हैं, प्राइमेट्स के बारे में, जैसे एप, मंकीज़ एंड मैमल्स जैसे ह्यूमन बींग्स आते हैं, हम सब किस में आते हैं, प्राइमेट्स में आते हैं। इसके अलावा अगर ह्यूमन बींग आज की डेट में होमो सेपियन है, तो इससे पहले भी कुछ हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे जो प्री ह्यूमन एंसेस्टर्स थे, रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, डिफरेंट जो प्री ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर कंसेप्ट आते हैं, रेस का कंसेप्ट आ जाता है, फॉसिल्स का कंसेप्ट आ जाता है, सेल बायोलॉजी आती है जिसमें सेल, डीएनए, आरएनए, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में जनरली पता करना है, माइटोसिस, मियोसिस, सेल डिवीजन जो टॉपिक्स हैं वो भी इसी में आएंगे। फिर थोड़ा जनरल टॉपिक है न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी में और इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में ह्यूमन बींग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे को कंडीशंस में अडेप्ट होना पड़ता है, एक्लेमेटाइज होना पड़ता है, ताकि हम उस कंडीशंस को, एनवायरमेंटल कंडीशंस को, फिजिकल कंडीशंस को सर्वाइव करवा पाएँ। ठीक है, उस फिजिकल कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करवा पाएँ। ठीक है, लास्ट टॉपिक मैंने अलग से लिखा है बिग हेडिंग में, दैट इज़ जेनेटिक्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी सा टॉपिक है। जिन लोगों को जेनेटिक्स में प्रॉब्लम इशू रहता है वो ओवरऑल बायोलॉजी को ब्लेम कर देते हैं कि सर बायोलॉजी थोड़ी सी टफ है यहाँ पर, बट मैं इसलिए इसको जेनेटिक्स का एक कंपोनेंट है, छोटा सा कंपोनेंट है बट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इसको अलग से रखा हुआ मैंने। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो थर्ड पार्ट आता है थ्योरीज़ का, दैट इज़ कुछ एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज़ हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। मैंने कहा ना, आपका डिफरेंट ऑप्शनल पे जाओगे तो हर एक सब्जेक्ट में उसका कुछ एक थॉट्स होंगे, कुछ फिलॉसफी होगी। जैसे एंथ्रोपोलॉजी की जो फिलॉसफी है, जैसे मैंने आपको सामने ही लिखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अगर इवोल्यूशन है तो यहाँ पे इवोल्यूशनिज्म थ्योरी भी है। दैट इज़ एंथ्रोपोलॉजिकल जो थॉट इवॉल्व हो रहा है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल थॉट के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, उसको इवोल्यूशन, क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो इंटरप्रेट की गई हैं ओवर द टाइम कि किस तरीके से थॉट डेवलप हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर का। ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या था, फिर से मैं जीएस बोल रहा हूँ, ये एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 का एक सब्जेक्ट मैटर था कि हमने पेपर ए में 3 बिगर हेडिंग्स हैं, सोशियोलॉजी बेस्ड, बायोलॉजिकल बेस्ड एंड द जनरल थ्योरीज़। ठीक है, नेक्स्ट आता है पेपर 2। पेपर 2 जो है वो कम लेंथी है, कम एज़ कम्पेयर टू पेपर ए। पेपर ए में आपको लगभग 1-1.5 महीना लग जाता है कंप्लीट करते, अगर अच्छे से आप कंप्लीट करना चाहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस के साथ। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए बेसिकली। नोट्स मेकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिकॉज नोट्स मेकिंग में क्या रहेगा, आप मल्टीपल सोर्सेज को कंसल्ट करोगे एक टॉपिक के लिए, तो आपका टाइम बहुत मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाता है उल्टा। ठीक है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक कोहेरेंट सा सब्जेक्ट मैटर है, एक अच्छा सा कंपैक्ट सा मैटर है, मेंटोरशिप है, एक अच्छी सी गाइडेंस है, तो आप इजीली 1-1.5 महीने में इस सब्जेक्ट को अच्छे से ख़त्म कर सकते हो। अब बारी आती है जो पेपर 2 है, जिसको यूजुअली बच्चे ईजिली कर पाते हैं, ईजी समझते भी हैं और कर भी पाते हैं, दैट इज़ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में अगर हम बात करें इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में, तो फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो कल्चरल इवोल्यूशन, जैसे कल्चर इवॉल्व हुआ। जैसे आपको अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन का पता है, हरप्पन सिविलाइजेशन, उससे पहले नियोलिथिक साइट्स होंगी, मीजोलिथिक्स होंगी, उसके बाद पेलियोलिथिक होंगी, स्टोन एज जिसको कहते हैं जनरली। स्टोन एज के बारे में और कल्चर डेवलप होने में जो भी चेंजेस आए, जो साइट्स मिली हमारे को, जो इक्विपमेंट्स मिले, टूल्स मिले, स्टोन टूल्स मिले, वुडन टूल्स मिले, ठीक है ना, बोन टूल्स मिले, जो भी कल्चर हमने इंटरप्रेट करा पास्ट लाइफ का, वो इसमें डिस्कस करना है, मेनली विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो प्रेजेंट डे डाइवर्सिटी है, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, चाहे वो एथनिक डाइवर्सिटी हो, ठीक है ना, डिफरेंट तरह के जो वेरिएशन है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू दिया गया है इस टॉपिक में। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी को डिस्कस किया गया कि इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी का क्या बैकग्राउंड है, एंथ्रोपोलॉजी किस यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, किन किन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इनको क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कॉलोनियल मास्टर्स जो थे हमारे ब्रिटिशर्स, उन्होंने किस तरीके से इंटरेस्ट लिया एंथ्रोपोलॉजी को डेवलप करने में, और टाइम टू टाइम क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहे। ये हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी स्पेसिफिकली। ठीक है, थर्ड इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है जो वो दैट इज़ ऑफ विलेज कंसेप्ट्स। देखो, इंडिया लाइज इन द विलेज, इन जनरल सेंस में कहा जाता है कि इंडिया में ज़्यादातर विलेज लाइफ को ही डिपिक्ट किया जाता है। ठीक है, चाहे हमारे
छोटे छोटे कंसेप्ट्स हों, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, वर्ना सिस्टम है, इन जनरल कंसेप्ट्स हैं। कास्ट बेस्ड इंटरेक्शंस जो गांव में रहती है, डोमिनेंट कास्ट कैसी रहती है, वेस्टर्नाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एजुकेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है पूरे विलेज में, पूरे विलेज लाइफ में, पूरे विलेज के सेटअप में, सोशल लाइफ में, वो सब कुछ डिस्कस करना है हमने विलेज कंसेप्ट्स में। मैं एक जनरल वर्ड लिखा हुआ विलेज कंसेप्ट्स, पर इसमें छोटे छोटे बहुत से सब्जेक्ट्स टॉपिक्स हैं जो मैं डिटेल सिलेबस जब डिस्कस करूँगा इसके बाद आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट है फिलोसफिकल पार्ट। जैसे इंडियन जो कल्चर है उसका फिलोसफिकल पार्ट के जैसे आश्रम सिस्टम है, ठीक है, 4 आश्रम्स हैं। उसके बाद पुरुषार्थ सिस्टम है, ऋण सिस्टम है, कर्मा की थ्योरी है। ये सब कंपोनेंट जो फिलोसफिकल कंपोनेंट है, जो बेस माने जाते हैं इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन कल्चर का, वो भी टॉपिक आपने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के पेपर 2 में पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद जब कास्ट सिस्टम वगैरह पढ़ लोगे, सारा फिलोसफिकल पढ़ लोगे, लास्ट चैप्टर्स हैं कुछ नियर अबाउट 5-6 चैप्टर्स हैं जो कि ट्राइबल सेटअप पे हैं। बिकॉज इंडिया में जो आदिवासी समाज या इन जनरल ट्राइबल सोसाइटी की बात करें, उनमें भी वो उनका प्रेजेंट डे स्टेटस क्या है, कितने नंबर में है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, उनको क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स दिए गए हैं, वो स्टेटस पूरा हम पढ़ेंगे उनका पहले, उसके डाइवर्सिटी पढ़ेंगे। बिकॉज इन जनरल ट्राइबल कैन नॉट बी स्टडीड इन वन हेडिंग ना, डिफरेंट ट्राइबल्स हैं, डिफरेंट कुछ उन ट्राइबल में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव हैं, जैसे PVTGs हैं, ठीक है ना, तो उनको भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। ट्राइबल के हिसाब से मुझे एक चीज़ याद आ रही है, हमारे जो नए हमारी प्रेसिडेंट हैं वो भी एक पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करती हैं। आपको मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में एक नाम बताना है कि वो किस ट्राइब से बिलोंग करती हैं, वो ट्राइब कौन से स्टेट में पाई जाती है, कौन कौन सी स्टेट्स में पाई जाती है वो ट्राइब, ठीक है। नेक्स्ट उन ट्राइबल इश्यूज़ को डिस्कस करना है हमें कि ट्राइबल लोगों पे मॉडर्नाइजेशन का, एजुकेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या पॉजिटिव्स हैं उनके लिए, क्या नेगेटिव्स हैं, कैसे वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या कैसे वो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सब आपने क्या पढ़ना है इस ट्राइबल सेटिंग में पढ़ना है। और लास्ट में कुछ इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए होंगे एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे, दैट इज़ एक किसी एक्ट के अंडर उन्होंने लिए होंगे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई होंगी, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ बनाई होंगी, कुछ ना कुछ सेटअप, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन ग्राउंड पे रियलिटी में एग्जिस्ट करता होगा, वो क्या है, कैसा है, वो सब कुछ काम पढ़ना है ट्राइबल पे। इसके अलावा हमने पढ़ना है कि जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कुछ काम करा होगा, कुछ केस स्टडीज़ होंगी जिनकी वजह से कुछ हमारे को पॉजिटिव लाइट दिखती है कि हाँ ट्राइबल को भी हम मेन स्ट्रीम कर सकते हैं विदाउट मतलब उनकी पर्सनल जो सेटअप है उसको डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है। ये सब कुछ हमने पढ़ना है, पेपर 2 में पढ़ना है। तो ये ओवरऑल सिलेबस था। पेपर 1 में थोड़ा लेंथी पार्ट है अगर, जिसमें सोशियोलॉजी, बायोलॉजी और थ्योरीज बेस्ड है। पेपर 2 इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है जो कि आपकी 20-25 डेज़ में इजीली कवर हो सकती है अगर आपको फोकस स्टडी करें, कम्पैक्ट स्टडी करें, अंडर प्रॉपर गाइडेंस स्टडी करें। बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एंथ्रोपोलॉजी इज़ वेरी ईजी सब्जेक्ट और ये घर पर भी हो सकता है। नो डाउट, ये आप घर पर बैठोगे, यू आर गुड इनफ, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपका इतना कैलिबर होगा आई बिलीव, तो आप एंथ्रोपोलॉजी को घर पे बैठ के कर सकते हो। बट इट इज़ नॉट अबाउट फिनिशिंग द एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस, इट इज़ अबाउट बीइंग कॉम्पिटिटिव। आपको इस बार का प्रीलिम्स देख के पता चल ही गया होगा कि इस तरीके से ऑकवर्डनेस फील करते हैं बच्चे जो पुराने मास्टर्स प्रूफ होते हैं, मास्टर्स मानते थे अपने आप को प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का, उनको भी उनके जो भी फुट होल्ड हैं वो भी हिल जाते हैं कुछ एग्ज़ाम देखने का, ठीक है। जो इन्होंने मेंस आना है, अभी यूपीएससी का मेंस आएगा, आप उसमें भी देखोगे कितना कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस, किस तरह के डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सिलेबस कंप्लीट करना इज़ नॉट अ बिग इशू। बड़ा इशू रहता है कि आपको कमांड कितनी है उस सब्जेक्ट पे कॉम्पिटिटिव तरीके से, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस कितनी है, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है टॉपिक को, आपका सब्जेक्टिव होल्ड कितना है, ताकि आप उसको अगर थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़े आंसर्स को तो आप मैनिपुलेट कर पाओ। तो इसलिए उन केसेस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके नेबरहुड में या आपके रिलेशंस में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई है जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी हुई है, पहले 2-3 बार मेंस लिखा हुआ है, उसके बाद इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं या कहीं पे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाई है उन्होंने, तो ऐसे पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में रहो, उस पर्सन से गाइडेंस लो, उस पर्सन से मेंटोरशिप में जाओ ताकि वो आपको गाइड कर सके प्रॉपर कौन सा टॉपिक कैसे और कहाँ से पढ़ना है और कैसे आंसर राइटिंग स्किल्स अपने डेवलप करनी है। अपने लेवल पे अगर आप नहीं कर सकते तो ज़बरदस्ती सब्जेक्ट मैटर को मत खींचो। इसके अलावा अगर आपको कोई नहीं मिलता तो वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में करें, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू, वी आर हैप्पी टू होस्ट यू। आप कभी भी आएँ, बैठें, बुक्स लेकर आएँ, मैटर लेके आएँ, हम आपको मार्क करके देंगे, थोड़ा एक आउटलाइन देंगे आपको कैसे क्या कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से आप अपना इम्प्रूव कर सकते हो, स्कोर्स अपना मैक्सिमाइज़ कर सकते हो और अपने आप को थोड़ा कॉम्पिटिशन में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट जनरल सिलेबस। अगर मैं स्पेसिफिकली सिलेबस की बात करूँ, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसी PDF में मैंने सिलेबस भी रखा हुआ साथ में,
ये एंथ्रोपोलॉजी पेपर ए। एंथ्रोपोलॉजी पेपर ए में अगेन पहले 2-3 टॉपिक हैं अबाउट द एंथ्रोपोलॉजी इन जनरल, कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या है, व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, इसकी मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, डेवलपमेंट क्या है। सेकंड आ जाता है इसका एंथ्रोपोलॉजी का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, मेडिकल के साथ, ह्यूमैनिटीज़ के साथ, सोशियोलॉजी के साथ या अर्थ साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, अगेन सिंगल टॉपिक। इसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं, हम मतलब इसका स्कोप के साथ साथ मतलब कितनी वैरायटी में, कितने एक्सटेंट में क्या रेंज है, क्या क्या पढ़ सकते हैं इसके अंदर। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। ये जब एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट कवर हो जाएगा, दिस इज़ मैं इसको डिफाइनिंग क्राइटेरियाज बोलता हूँ, ठीक है, डिफाइन पूरी डेफिनेशंस वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपका शुरू हो जाएगा थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट, जिसमें मैं आपको पहले भी समझाया कि थोड़ा बायोलॉजी है। अगेन ह्यूमन इवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि ह्यूमन इवॉल्व हुए, कुछ कल्चरल फैक्टर्स रहे होंगे, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहे होंगे, उसके कुछ थ्योरीज डिफाइन हुई होंगी। डार्विनिज्म इज़ अ मेन थ्योरी, और डार्विन से पहले प्री डार्विनिज्म और डार्विन के बाद पोस्ट डार्विनिज्म, ठीक है। इसके जो मॉडर्न डे कंसेप्ट्स हैं, दैट इज़ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसमें हम दैट इज़ डोल्स लॉ, कोप्स लॉ, गॉस लॉ, पैरेललिज्म या कन्वर्जेंस, एडेप्टिव रेडिएशन, मोज़ैक इवोल्यूशन, माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, सब तरह की थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली लेटेस्ट कंसेप्ट्स पढ़ेंगे जो मॉडर्न डे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी और हमें पता चला कि इवोल्यूशन कैसे हो रही है, ठीक है। उसके बाद इवोल्यूशन के बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक ये वाला, दैट इज़ ऑफ प्राइमेट्स। अब आप बोलोगे सर प्राइमेट्स क्या है, मैं इन जनरल आपको बता दूँ। प्राइमेट्स की बात करूं अगर, ठीक है, देखो आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक, दैट इज़, मैं इसको अलग से PDF, एक टॉपिक आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। मैं लिखने के बजाय आप अगर आप मेरे को सुन पा रहे हो इजीली तो आप कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने किंगडम मोनीरा पढ़ा होगा जिसमें बैक्टीरिया वगैरह थे, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ा था जिसमें यूग्लिना था, यूग्लिना के अलावा डायटम्स वगैरह थे, ठीक है, प्रोटिस्टा में जिसमें जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स थे। फिर आपने किंगडम फंजाई पढ़ा होगा जिसमें फंगस के वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद किंगडम प्लांटे था जिसमें प्लांट्स वगैरह थे, हायर एल्गी थी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स थे। और लास्ट में आता है किंगडम एनिमेलिया, दैट इज़ 5th किंगडम जो था उसका नाम था किंगडम एनिमेलिया, जिसमें एनिमल्स आते हैं, ठीक है। इस एनिमल किंगडम में हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स थे और वर्टिब्रेट्स थे, इन जनरल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, छोटे ऑर्गेनिजम्स एंड हायर ऑर्गेनिजम्स। वर्टिब्रेट्स में आपने सबसे पहले पढ़ा होगा पाइसिस मछलियाँ, एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, फिर आता है दैट इज़ रेप्टाइल्स, स्नेक वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह, एव्स दैट इज़ बर्ड्स, लास्ट में आते हैं मैमल्स जिसमें हम आते हैं, दैट इज़ मैमल्स। अगर मैमल्स हैं, इन मैमल्स के अंदर अगर पढ़े मैमेलिया, क्लास मैमेलिया आती है, इसमें नियर अबाउट 27 ऑर्डर्स हैं, 26 या 17 से ज़्यादा ही हैं, 26 टू बी वेरी स्पेसिफिक, 26 ऑर्डर्स हैं। उनमें से एक ऑर्डर का मतलब है एक ग्रुप, उसको बोलते हैं प्राइमेट्स, ठीक है, जिसमें आते हैं एप्स जैसे गिबन, गोरिल्ला, ओरेंगाटून्स, मंकीज़ आते हैं, पहले मंकी लिखना चाहिए था मुझे वैसे, मंकीज़ आते हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज़, उसके बाद आ जाते हैं एप्स आ जाते हैं, और लास्ट में आते हैं ह्यूमन बींग्स। तो हमने अगर ये आपके टॉपिक दिया गया है, दैट इज़ ये अगर टॉपिक दिया गया है कि आपने प्राइमेट्स पढ़ने हैं, तो आप इजीली समझ सकते हो कि मैं क्या कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब है आपने मंकीज़ के बारे में पढ़ना है, एप्स के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़नी है कि तीनों में डिफरेंस क्या है और कैसे डिफरेंस मैनिफेस्ट हो रहा है इनके फिजिकल फीचर्स में, इनकी सोशल लाइफ में, इनके सोशल सेटअप में, ठीक है, कल्चरल एज वेल एज बायोलॉजिकल दोनों पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको रब कर लेता हूँ अपने हिसाब से, प्राइमेट्स के बारे में पढ़ लोगे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। उसके बाद आप आ जाओगे नेक्स्ट टॉपिक, सब ह्यूमन के बारे में बात की थी कि ह्यूमन बीइंग प्रॉपर बनने से पहले भी कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहा होगा जहाँ पे ह्यूमन की इवोल्यूशन हो रही होगी। आज के डेट में तो होमोसेपियन है, सेपियन है, SAP, ठीक है, होमोसेपियन है, ठीक है। होमोसेपियन से पहले भी कुछ रहे होंगे ना, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमने स्टडी करना है इस टॉपिक में 1.6 में। इसके बाद मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ कि होमो इरेक्टस क्या है या एक नियंडरथल मैन क्या होगा, इन जनरल बता रहा हूँ कि सब ह्यूमन में होमोसेपियन से पहले जितने भी ह्यूमन बींग्स लाइक आए उनके बारे में डिस्कस करना है इस टॉपिक में, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ मतलब आपकी सिंपल बायोलॉजी क्या है, डीएनए क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या है, दैट इज़ डीएनए कैसे डिवाइड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का क्या रोल है, सेल डिवीजन क्या होती है, म्यूटेशन क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं 2-3 टर्म्स को लेके। अगर उनके सामने मैं जीन लिख दूँ ना और डीएनए लिख दूँ, उसके बाद क्रोमोसोम लिख दूँ, तो वो उनको डिफेंड नहीं कर पाते ईजिली। मतलब एक फॉर द नेम से एक वो डिफाइन कर लेंगे, सर जीन ये होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डीएनए एंड डीएनए इज़ ए केमिकल एंड व्हाट इज़ क्रोमोसोम। वो थोड़ा बहुत अपने आप को कहीं ना कहीं उलझा लेते हैं बातों में, ठीक है। बट इनके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप छोटे छोटे टॉपिक्स को जो 10 मार्कर होते हैं इनको डिफेंड कर पाओगे, ठीक है। हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे जब ये टॉपिक शुरू होंगे। उसके बाद आता है आपका ये बायोलॉजी की बात करी मैंने, बीच में थोड़ा सा आपका कल्चरल पार्ट आ गया, दैट इज़ सोशियोलॉजी वाला पार्ट, जो मैंने पहले भी डिस्कस करा, जो पेपर बी में भी है। वहाँ पे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से, यहाँ पे इन जनरल वर्ल्ड के हिसाब से, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक, ठीक है। चालकोलिथिक की डिफरेंट एजेस हैं, कैसे कैसे इक्विपमेंट्स यूज़ किए, कैसे कैसे कल्चरल सेटिंग्स थी। उसके बाद कोर जिसको बोलते हैं सोशियोलॉजी, दैट इज़ कल्चर, सोसाइटी, मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजन। ये सारा क्या है, सिंपल टॉपिक, सुपर इजी टॉपिक्स। आप 1-2 बार भी पढ़ोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। बस आपको राइटिंग प्रैक्टिस से आपको थोड़ा मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करना है इंक्रीमेंटली, वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। अदरवाइज़ कंसेप्चुअली ये टॉपिक्स बड़े इजी टॉपिक माने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चैलेंज करेंगे टॉपिक, ईजिली समझ आ जाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ये थ्योरीज़ वाला पार्ट, जो मैंने पहले भी बताया कि एंथ्रोपोलॉजिकल कुछ थ्योरीज़ हैं, दैट इज़ क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, बॉस डिफ्यूजनिज्म की है, कुछ ब्रिटिशर्स, जर्मन्स एंड अमेरिकन्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दी हुई है। फंक्शनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरलिज्म, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, न्यू एवोल्यूशनिज्म, कल्चर मटेरियलिज्म, सिम्बॉलिक एंड 2 मिनट्स, सिम्बॉलिक एंड इंटरप्रेटिव थ्योरीज, ठीक है। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म में आ रहा है। ये सारी थ्योरीज है, मतलब थ्योरीज का मतलब हो गया थॉट्स। यहाँ पे थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट मैटर नहीं, एज अ थॉट डेवलप हो रही है। पहले लोग क्या सोचते थे, कैसे सोचते थे, क्यों सोचते थे, वो रीज़न क्या था उसका, धीरे 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 करते करते पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि मॉडर्निज्म आज के डेट के अलावा जो अब नेक्स्ट लेवल ऑफ थॉट है, नेक्स्ट हमारी एक हमारी मानसिकता चेंज हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है इन चीज़ों को लेकर, वो क्या है, ठीक है। उसके बाद इसी की कॉन्टीन्यूटी में कुछ टॉपिक हैं, ये कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन कैसे कर पाएंगे हम। और एंथ्रोपोलॉजी में आपको लोगों को स्टडी करना पड़ता है फील्ड में जाके, तो एक टॉपिक है रिसर्च मेथड, दैट इज़ फील्ड वर्क वाले टॉपिक्स हैं इसमें, ठीक है। तो ये भी इतना मुश्किल नहीं है, ईजी टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब हटाता है जिसका नाम मैंने पहले भी लिया, दैट इज़ ह्यूमन जेनेटिक्स, जो मैं पर्सनली मानता हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी कंपोनेंट है, ये आपको तंग कर सकता है, ठीक है। दैट इज़ ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स में आपने जेनेटिक्स का मतलब बेसिकली, अगर आपने 10th क्लास का टॉपिक पढ़ा है ना, 10th क्लास में सभी ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन पढ़ा है। मैं 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10th की बात कर रहा हूँ, बिकॉज 10th में सभी के पास बायो रही होती है। हेरिडिटी का मतलब क्या रहता है कि जब वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक कोई जाता है, उसको जो हायर माना जाता है, HEIR, ठीक है। हायर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, बायोलॉजिकल हायर या लीगल हायर, इस तरीके से होता है ना, टर्म्स यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में। तो हेरिडिटी का मतलब हो गया ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब फीचर्स आपके, ठीक है। जैसे वेन एवर ए बेबी इज़ बॉर्न इन आवर सोसाइटी ना, वी स्टार्ट मेकिंग रिजेंबलेंसेज। अगर आप बेबी को देखोगे ना, बोलेंगे ही इज़ कैरिंग द चिन ऑफ हिज मदर, नोज़ ऑफ हिज फादर, आइज़ ऑफ हिज ग्रैंड पा, इस तरीके से बात करते हैं कि इसका नाक पापा से मिलता है, नोज़ या आंखें मम्मा से मिलती हैं, इस तरीके से जो वो कैरेक्टर ट्रांसमिशन हुई है ना, उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अब हेरिडिटी जब भी हो रही है तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट तो होगी नहीं ना, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे, उसको बोलते हैं वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। और हेरिडिटी एंड वेरिएशन को स्टडी करना कलेक्टिवली, इसको बोलते हैं जेनेटिक्स। समझ आ गई? तो जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ना है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी कैसे हो रही है, देखो आपको देख के पता चल जाएगा, जो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से। ये ट्विन्स कैसे होते हैं, ट्विन स्टडी, पेडिग्री, डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, साइटोजेनेटिक मेथड, ये सारे वो मेथड्स हैं जिससे आप हेरिडिटी को और वेरिएशन को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जो वेरिएशन आएगी उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, उसको कैसे स्टडी करना है वो ये है।
अगर इंडिविजुअल लेवल से बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात आती है, ये ह्यूमन जेनेटिक्स है ना, इसमें ह्यूमन की पॉपुलेशन को जो बड़े लेवल पे स्टडी करना है तो फिर हम मेंडेलियन पॉपुलेशन कहेंगे उसको, मेंडल बेस्ड, ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। उसके अलावा हार्डी विनबर्ग रूल होगा, इनब्रीडिंग होगी, माइग्रेशन होगी, मेटिंग मेथड्स होंगे, और क्या क्या इफ़ेक्ट रहते हैं इनका ओवरऑल पॉपुलेशन में, म्यूटेशन कैसे आती है, ठीक है। ये होगा जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक का मतलब रिलेटेड टू जीन्स, जेनेटिक मेकअप, और जो पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स, मैनी फिजिकल फॉर्म्स या मैनी अपीयरेंसेस जो एग्जिस्ट करती हैं विद इन अ पॉपुलेशन, वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, वेरिएशन क्यों आती है, ठीक है। उसके बाद वेरिएशन अगर आ गई है तो कोई ना कोई रीज़न्स होंगे, वो रीज़न क्या हैं, वो कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, वो अच्छे या बुरे उनको हम पढ़ेंगे एब्रेशंस के अंडर, क्रोमोसोमल एब्रेशंस। यूजुअली ये डिसऑर्डर्स ही माने जाते हैं, बिकॉज ऑर्डर वही माना जाता है जो मोस्टली लोगों में पाया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड फॉर्म। अगर उससे वेरिएशन है उसको बोलते हैं डिसऑर्डर, विच इज़ नॉट इन ऑर्डर बेसिकली, ठीक है। ये ऑर्डर क्या है, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम्स में हो चाहे वो ऑटोसोम्स में हो। अब क्रोमोसोम्स का इन जनरल अगर मैं बता दूँ आपको, 46 क्रोमोसोम्स अगर है ना हर एक ह्यूमन बींग में, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। अब उसमें 44 जो रहेंगे वो मेल में और फीमेल में सिमिलर रहेंगे, ठीक है, ऑटोसोम्स। एक आता है लास्ट में XX या XY जो डिफाइन करता है हमारे जेंडर, दैट इज़ ईदर वी आर मेल और वी आर फीमेल। इस केसेस में अब ये जो टॉपिक है 9.4 का बी, या तो वो क्रोमोसोमल एब्जर्वेशंस होंगी सेक्स क्रोमोसोम्स की, या तो वो होंगी ऑटोसोम्स की। इन 44 में से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आएगा जिसको बोलते हैं DNA प्रोफाइलिंग करवाते हैं आजकल, जीन मैपिंग, जीनोम स्टडीज़, ठीक है। आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का नाम सुना होगा, वो भी इसी तरीके की स्टडी है एक। उसके बाद जब पता चल गया सब कुछ, हम बोलेंगे यार इंडियंस हैं, कुछ अमेरिकन्स होंगे, कुछ रशियंस होंगे, तो डिफरेंट रेसेस की बात आ जाती है, नीग्रोज होंगे, तो फिर रेस एक कंसेप्ट आ जाता है जो एक मैं इसको रब कर लेता हूँ ना, फिर कंसेप्ट आ जाता है रेस का। जब हम इतना कुछ जान चुके हैं ह्यूमंस के बारे में तो हमें क्या जानना पड़ेगा कि रेस क्या चीज़ है, ठीक है। रेस होना इज़ जस्ट ए डिफाइनिंग क्राइटेरिया। नीग्रोज़ की एक डेफिनेशन होगी, उनकी हेयर कैसे हैं, कलर कैसा है स्किन का, उनकी जॉ लाइन कैसी है, नोज़ कैसा है, टीथ कैसे हैं, आइज़ कैसी है, वो होगी रेस के करेक्टरिस्टिक्स। रेसिज्म इज़ बेसिकली ए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सोसाइटी में माना गया कंसेप्ट को, जिसमें हम एक पर्टिकुलर तरह की पॉपुलेशन को विद रिस्पेक्ट टू अदर पॉपुलेशन या तो डाउनग्रेड करते हैं या तो अपग्रेड करते हैं। जैसे वाइट मैन सुपीरियॉरिटी का कम्प्लेक्स आपने सुना होगा ना, वाइट मैन सुपीरियॉरिटी से अंग्रेज़ अपने आप को थोड़ा सुपीरियर मानते थे, दैट इज़ बेसिकली रेसिज्म। तो वो सामने करेक्टर करने हैं, पढ़ना है रेसिज्म और रेस कैसे डिफरेंट है। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़नी है इसमें कि रेस को डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या क्या क्राइटेरिया रखे हुए हैं, ठीक है। रेशियल क्राइटेरिया क्या क्या हैं, वो चाहे वो ब्लड वाले ब्लड बेस्ड हों चाहे बायोलॉजिकल इन जनरल बेस्ड हों, ठीक है। उसके बाद इसी टॉपिक की एक्सटेंशन आती है आपके ब्लड ग्रुप्स, ठीक है, आपकी बॉडी के जो बायोकेमिकल सेटअप है, ठीक है। जेनेटिक मार्कर का मतलब होता है जैसे आपके घर को अगर कहीं जाना हो तो आप लैंडमार्क लिखते हो, उसी तरीके से हमारी जेनेटिक सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको किसी एक पर्टिकुलर जीन्स पे जाना है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, हमारे एक सेल में नियर अबाउट एक जो क्रोमोसोम सेटअप है पूरा 46 क्रोमोसोम का, नियर अबाउट 30,000 जीन्स हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने कहा है, ठीक है। 30,000 जीन्स। अब 30 आपके अगर किसी कॉलोनी में रहते हो 30,000 घर हों, तो आपको घर के ढूंढना हो तो आप बोलोगे वो उस पार्क के लेफ्ट साइड जो पहला घर है वो मेरा है, या किसी शॉप के अगेंस्ट नेक्स्ट मेरा घर है, तो मार्कर आप लैंडमार्क अपने एड्रेस में लिखते हो। उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी अगर जीन्स हैं 30,000 जीन्स हैं एक सेल के अंदर, तो उन जीन्स में अलग अलग जीन्स का अलग अलग फंक्शन है। किस जीन का कौन सा फंक्शन है उसको पहचान कैसे रखनी है, कुछ मार्कर्स हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जेनेटिक मार्कर्स, ठीक है, वो हम यहाँ पे स्टडी करना है। ये और भी डिटेल है, मैंने तो एक जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये इजी टॉपिक है आपकी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, दैट इज़ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, जिसमें एपिडेमियोलॉजी पढ़नी, दैट इज़ रिलेटेड टू डिजीज़ पढ़ना है आपने। नेक्स्ट है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इजी टॉपिक्स, इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट आता है, ये सारे टॉपिक सिंपल ही हैं। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी हमने इतनी पढ़ी है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इज़ इट ओनली सब्जेक्टिव, कि हम सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि इसकी कुछ ऑब्जेक्टिविटी भी है, कुछ एप्लीकेशंस भी हैं हमारी सोसाइटी में, तो वो हमने यहाँ पे पढ़नी है। इस ऑब्जेक्टिविटी में आपको
वैसे तो मैंने बता ही दिया है, बट स्टिल बता दूँ, डीएनए टेक्नोलॉजी रिप्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, साइटोजेनेटिक्स में इसका हेल्प है, डिफेंस एंड अदर इक्विपमेंट्स बनाने में, न्यूट्रिशनल एंथ्रोपोलॉजी है इसमें, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं हम, ठीक है ना। पेटर्निटी डायग्नोसिस पे पेरेंट जो इश्यूज़ हैं वो पता चल जाता है, जेनेटिक काउंसलिंग कर पाते हैं। अगर आपका जो बेबी है, जो प्रोस्पेक्टिंग पेरेंट्स हैं, उनका अगर बेबी अगर प्लान कर रहे हैं तो क्या उनको डिजीज़ हो सकते हैं, किस तरीके के वो डिजीज़ हो सकते हैं, इसे इट इज़ ऑल अबाउट द काउंसलिंग सेशंस लिए जाते हैं जेनेटिसिस्ट द्वारा, ठीक है। इसके अलावा ओवरऑल कैसे हम इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन रेस को, दैट इज़ यूजेनिक्स। तो ये था पेपर ए के बारे में। आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई होगी कि सर ने कहा था एक थ्योरीज़ वाला कंपोनेंट है, एक बायोलॉजी वाला कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आया था है जो बेसिक सोशियोलॉजी का। अब आप अपने हिसाब से सोच लो आपको क्या किस सब्जेक्ट पे कमांड है। कुछ लोगों की बायोलॉजी पे अच्छी कमांड होगी, कुछ लोगों की सोशियोलॉजी पे अच्छी कमांड होगी। तो ओवरऑल ये टॉपिक मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, और आपको राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी चाहिए ताकि आप विद रिस्पेक्ट टू अदर्स अच्छा स्कोर ले सको, ठीक है। रेस तो आपकी अपने साथ ही होनी चाहिए, यू हैव टू इम्प्रूव यूर सेल्फ ऑलवेज, बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो लिमिटेड होंगी, तो आपका कंपटीशन किसी और के साथ ही होगा उस सीट को पाने के लिए, ठीक है। ऑलवेज अ कंपटीशन विद इन यूर सेल्फ, बट देर इज़ अ कॉम्पिटिटिव की एक लाइन रहती है कि यू हैव टू एक्सेल विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पेपर बी। पेपर बी में ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये इंडियन एंथ्रोपोलॉजी है, मैंने पहले ही डिस्कस कर ली। इसका थोड़ा सा अगर हम अलग तरीके से देखें इसको, फर्स्ट आया था इवोल्यूशन, वही मैंने इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात करी थी, वो वाले टॉपिक्स हैं, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। उसके बाद मैंने बात करी थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, दैट इज़ एथनिको लिंग्विस्टिक, ये वाला टॉपिक है, मतलब वेरिएशन क्या है इंडियन सोसाइटी में। उसके बाद मैंने बोलता फिलोसफिकल पार्ट है कुछ। फिलोसफिकल पार्ट का मतलब रीबर्थ, ऋण, कर्मा की थ्योरी, पुरुषार्थ, वनप्रस्थाश्रम, ये जो इंडिया के सोशल सिस्टम का बेस माना जाता है। उसके बाद आता है आपका इंडिया का दैट इज़ कास्ट सिस्टम, बड़ा प्रेवलेंट है आज के टाइम पे भी, ऑल्दो आजकल क्लास सिस्टम बन चुका है काफ़ी हद तक, बट अभी भी रूरल साइड में आप जाओगे तो इनफैक्ट वहाँ पे बड़ी प्रेवलेंट माना जाता है कास्ट सिस्टम। तो कास्ट में इंटर कास्ट जो मोबिलिटी है वो कैसे होती है, और इसके अलावा इंटर कास्ट इंटरेक्शंस कैसे होती हैं, वो सब कुछ हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। ईजी टॉपिक्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डोमिनेंट कास्ट, कास्ट मोबिलिटी या फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, जजमानी सिस्टम, कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको पढ़ना भी इन जनरल भी पता होना चाहिए कि तब प्रॉब्लम का पता होगा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा ना। ये बेसिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, और चेंजिंग टाइम के साथ साथ इनमें भी काफ़ी हद तक चेंज आता जा रहा है। तभी बोला जाता है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये रिमूव हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या कुछ हेल्प हो सकती है एंथ्रोपोलॉजी की तरफ से भी कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका ये डिफरेंट रिलीजन्स जो इंडिया में हैं, दैट इज़ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, क्योंकि फिलोसफिकल पार्ट जो था वो हिंदुज़म बेस्ड था बेसिकली, बट इसमें इम्पैक्ट, मॉडर्न डे इम्पैक्ट बुद्धिज़्म का क्या है, जैनिज़्म का क्या है, इस्लाम का क्या है, क्रिश्चियनिटी का क्या है, वो भी इसमें डिस्कस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वही मैंने आपको एक टॉपिक पहले बताया कि एमरजेंस क्या है, हिस्ट्री क्या है एंथ्रोपोलॉजी की, कहाँ पे डेवलप हुआ इंडिया में, कौन कौन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, किस तरीके से उन्होंने काम किया। फिर आ जाता है इंडियन विलेज। इंडियन विलेज के बाद लास्ट टॉपिक जो मैंने डिस्कस किया था, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट हैं, वो भी एक ट्राइबल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं। कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। ये ट्राइबल सिचुएशन है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से ट्राइबल लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फॉरेस्ट कि अगर राइट्स चेंज हो रहे हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आते जा रहे हैं, वो कैसे इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये जनरल है, ये इट इज़ नॉट दैट वेरी डिफ़िकल्ट, बट एक जनरल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। और इसके अलावा इसमें एक अच्छा टॉपिक है कि जो ट्राइब्स हैं वो ना तो किसी एक रिलीजन में बिलोंग करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन पे इम्पैक्ट तो ज़रूर पड़ता है, हिंदुज़म का, बुद्धिज़्म का, क्रिश्चियनिटी का, इस्लाम का, वो क्या इम्पैक्ट है इसको हमने स्टडी करना है, ठीक है। और ट्राइब के अगर बेसिस के अगर हम बात करें मॉडर्न डे में, तो नेशन स्टेट का कंसेप्ट आ जाता है। जैसे यूरोपियन के वर्ल्ड वार के बाद वहाँ पे डिफरेंट नेशन स्टेट्स आ गई, ठीक है ना। इंडिया को अभी भी क्या कहा जाता है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है, एक यूनिटी है इन डाइवर्सिटी में। तो नेशंस ने एक ओवरऑल तो हम नेशन मानते हैं, इंडियन मानते हैं, बट विद इन इंडिया एक बड़ी ज़्यादा वेराइटी मानी जाती है, बड़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो उस वेरिएशन में भी हमें यहाँ पे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हिसाब से कंपैरेटिव स्टडी करनी है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं मॉडर्न डे सोसाइटी में वो क्या है इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। तो ये ट्राइबल एरियाज़ को मैंने पहले बताया, रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या डेवलपमेंट में, क्या इश्यूज़ हैं इसके, ठीक है। तो ये था सिलेबस आपका, ठीक है। आई गेस आपको समझ आया होगा कि सिलेबस हम पढ़ चुके हैं,
ठीक है, सिलेबस पर ओवरऑल पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से हम इसको सोर्सेज कहाँ से रहें, कौन कौन सी बुक पढ़ें। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, हम सोर्सेज की बात करते हैं। ठीक है, अगर मैं सोर्सेज की पर्टिकुलर बात करूँ ना, तो बहुत से सोर्सेज हैं। ठीक है, मैं एक सम अप कर लेता हूँ आपके लिए। पहले सबसे पहले इन जनरल नीचे लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो आपको अगर कोई जल्दी भागने वाला हो तो समझ ले। तो देखो, मार्केट में बहुत से नोट्स अवेलेबल, देयर इज़ अ फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आपको एक एक टॉपिक के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स का, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल से, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट साइट से आपको मटेरियल मिल जाएगा। तो मैंने कहा मटेरियल की कमी नहीं है, कमी है कि आपको 2-2.5 महीने में इसको इफेक्टिवली ख़त्म करना है। ठीक है, तो अगर आप एक एक टॉपिक पे पीएचडी करने बैठ जाओगे ना, तो टॉपिक तो ख़त्म हो जाएगा आपका, लेकिन वो टॉपिक ही ख़त्म होगा, सिलेबस नहीं ख़त्म होगा आपका ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल जो बुक्स मेन मार्केट में रेफ़र की जाती हैं, जिनका मैंने ऊपर एक एक का नाम दिया हुआ है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा इसका अभी। वो मेन बुक जैसे ब्रेन ट्री के नोट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। कॉम्प्रिहेंसिव है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब एक तो इजी है, ऊपर से एक कॉम्पैक्ट बुक है, फुल सिलेबस पेपर ए के लिए आपको इजीली रेफ़र कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा फिज़िकल के लिए पी नाथ की बुक बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक एम्बर एंड एम्बर की बुक है। अब मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि सर थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, बट मैं साथ में ये कह रहा हूँ देयर इज़ नो नीड टू रीड सेपरेट बुक फॉर ईच टॉपिक। ठीक है, अगर आपके पास पूरे एक साल का अगले साल अपीयर होना है अगर आपने, तो आप आराम से एक एक बुक पकड़ के बैठ जाओ, आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको 2-2.5 महीने के बाद अपीयर होना है एग्ज़ाम के लिए, तो आप इन बुक्स के बारे में सोचोगे मत। जैसे सोसिन मैम के नोट्स हैं, सोसिन मैम के नोट्स मिलते हैं मार्केट में। ठीक है, इसके अलावा आपको इग्नो के नोट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के नोट आपको अच्छे से मिल जाते हैं। बट फिर भी मैं कहूँगा आपको सारा नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्रेन ट्री की बुक ले रहे हो, अगर आप ब्रेन ट्री की बुक ले रहे हो, अगर आप ये ब्रेन ट्री की बुक ले लो, या इसके अलावा इवोल्यूशन की है, डिफरेंट डिफरेंट ट्यूटोरियल्स के, एक मेरे कहने का मतलब कोई एक नोट्स ले लो जिसमें फुल सिलेबस हो। बिकॉज अल्टीमेटली आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, हाँ यहाँ पे लिख के बताता हूँ स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपको जो प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप रीडिंग ही करते रह जाओगे ना बहुत, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, आप ईगो सेटिस्फाई तो कर पाओगे, हमने 9 घंटे 10 घंटे बैठ के सिटिंग बनाई, पढ़ लिया, बट हम कभी भी क्या नहीं कर पाएंगे, मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो मार्क्स फेच करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको डेली आंसर राइटिंग में लाना है। ठीक है, मॉडल आंसर्स आप यूज़ करो, ये स्मार्ट वर्क है। ठीक है, इसके अलावा 1-2 बुक्स हैं जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जैसे ब्रेन ट्री मैंने लिखी, तो मैं वापस उसी का नाम लिख देता हूँ बिकॉज मैंने सोर्सेज में इसको लिखा हुआ है। ये जर्नल बुक्स ले लो। इसके अलावा अगर आपको और कॉम्पैक्ट चाहिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा बच्चे फॉलो कर रहे हैं, वो मेन बुक कौन सी रहती है, बुक का नाम लिख देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही जाके बुक पकड़ के शुरू हो जाओ। मैंने पहले कहा ना, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। ठीक है, बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी वो क्या है, उस चीज़ की एक बुक है, ऑल इंडिया रैंक 2 हैं जो लास्ट टाइम के, दैट इज़ अक्षत जैन की सर की डीमिस्टिफाइड बुक है, मिस्टिफाइड। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट बुक है, अच्छी बुक है। सेकंड एक विवेक सर की बुक है, विवेक भामसे एक बुक है। ठीक है, बहुत से बच्चे आपको इनके नोट्स लेते पढ़ते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, बट मैं इस बुक्स को बोलूँगा, इनके बुक्स के पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं इनके बहुत ज़्यादा। प्रॉज एंड कॉन्स हैं दोनों। प्रॉज एंड कॉन्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर हम बात करें पॉजिटिव की, तो आपको सब्जेक्ट बहुत कम्पैक्ट करके बना देते हैं, हर एक टॉपिक कवर किया उन्होंने शॉर्टकट में अच्छे से। लेकिन नेगेटिव की बात क्या है, जिसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी बायोलॉजी की, वो डायरेक्टली इन पे जंप करेगा, तो वो क्रैमिंग करना शुरू कर देगा। और क्रैमिंग आपको पता है कि जब आपने इतने लेंथी पेपर देने, GS 1 2 3 4 एसए का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, पूरे टॉपिक्स हैं, तो आप क्रैमिंग कितनी क्रैम करोगे,
आप कितना डाटा क्रैम करोगे, कितने डेफिनेशंस क्रैम करोगे, चाहे आपकी जितनी अच्छी क्रैमिंग पावर हो। तो अगर ये बुक्स पढ़नी है तो अंडर प्रॉपर गाइडेंस पढ़नी है। वो टीचर आपको थोड़ा सा क्या करेगा, पर्टिकुलर इसकी एक हिस्ट्री बता देगा, बैकग्राउंड बता देगा टॉपिक की, थोड़ी इमेजेस दिखा देगा, थोड़ा समझा देगा किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से राइटिंग करनी है इसकी। तो आपको ये बुक्स मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट्स देंगी। ठीक है, आप ये बुक्स ले लो, मैं रिकमेंड भी करता हूँ, बट स्टिल ये बोलता हूँ ये वही पढ़ें जिनकी कुछ बैकग्राउंड है बायोलॉजी की, सोशियोलॉजी की। अदरवाइज डायरेक्ट पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दी गई हैं बुक्स दोनों। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन बना के दिए गए हैं, उनका आंसर आपने क्रैम करना है बस, जो कि जिसके अपने पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं। नेगेटिव्स मैंने बता दिए, पॉजिटिव्स व्हाट टू डू इज़ मोर इंपॉर्टेंट तो है ही है, बट व्हाट नॉट टू डू इज़ ऑलवेज 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 मोर इंपॉर्टेंट। क्या नहीं करना ये पता होना चाहिए, टू बी वेरी प्रिसाइसली। इस बुक्स को आप पढ़ो लेकिन अंडर सर्टन गाइडेंस। अदरवाइज़ जो स्मार्ट वर्क है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पकड़ें, मॉडल आंसर्स हैं, बने बनाए आंसर्स आते हैं उनको पढ़ें, रीड करें, खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें, और वो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। वैसे जैसे हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू करी है वैसे आपको थ्रू आउट इंडिया डिफरेंट ट्यूटोरियल्स की, इनफैक्ट इन जम्मू आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी आपको, जहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिस टीचर के साथ आपका ज़्यादा अच्छा टाई अप है, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी ट्यूटोरियल हो, कोई भी टीचर हो जो अच्छा गाइड करने वाला हो, आप उनके पास बैठें, उनको टेस्ट अपना सीरीज़ टेस्ट इवैल्यूएट करवाएं, मार्क्स लें, और कैसे कैसे हर टेस्ट के साथ आपके मार्क्स कितने बढ़ रहे हैं या कितने नहीं बढ़ रहे, वो आपको इम्प्रूवमेंट मिले। ठीक है, ये था आपका सिलेबस के साथ स्ट्रैटेजी। अगर आप बोलो सर आप एक बार स्क्रीनशॉट्स दे दो, तो स्क्रीनशॉट के लिए आपको कुछ नहीं, मैंने जनरली एक बुक का स्किप कर दिया, मैंने भूल गया मैं, नदीम सर की बुक है, नदीम हसनैन की। ठीक है, ये आप बुक ले सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग। नदीम हसनैन, आप मार्केट में जाओगे उनको बोलोगे एंथ्रोपोलॉजी की बुक्स हैं जो भी नदीम सर की, चाहे वो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की हो या इन जनरल एंथ्रोपोलॉजी की हो, वो आपको मिल जाएंगी, आप बुक ले सकते हो। इसके अलावा बायोलॉजी बेस्ड है, 11th-12th की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं उसमें जो जेनेटिक्स दी हुई, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, चाहे आप वो एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे आप वही रिफ्रेशर वगैरह जो हम पढ़ते थे वो पढ़ सकते हो आप, दैट विल बी बेनिफिशियल। उसके बाद अलावा, बिकॉज मैंने कहा ना, अल्टीमेटली आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत से बच्चे क्या करेंगे, रीड 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 करते रहेंगे, ईगो सेटिस्फाई करते रहेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस की जगह क्या ले लेंगे, एक वाइट शीट ले लेंगे, उसी पे डेफिनेशंस लिखते रहेंगे लर्न कर करके। मैंने कहा वो राइटिंग प्रैक्टिस में नहीं आता। राइटिंग प्रैक्टिस में आता है आपको रियल कंडीशंस में, एक टाइम पीरियड के अंदर आपको एक रैंडमली एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, तो आपको उसको ऑर्डर में अरेंज करना है, उसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है 2-3 4-5 लाइनों की, फिर उसकी बॉडी बनानी है, पूरी बॉडी में क्या कंटेंट डालना है, फिर कंक्लूड करना है। उसके साथ साथ कुछ मैप वर्क होगा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स होंगे, कुछ डाटा होगा, वो सब कुछ ऐड करना है। तो इसको बोलते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। बहुत से बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस को क्या समझ लेते हैं कि सर शायद एक रफ रिम ले लेना है और उस पर लिखते रहना है बस। दैट इज़ नॉट राइटिंग प्रैक्टिस, दैट इज़ जस्ट हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। वो आपकी हैंड राइटिंग इंप्रूव कर सकता है बट राइटिंग इंप्रूव नहीं कर सकता। तो अगर आप हैंड राइटिंग तो ऑफकोर्स चाहिए आपको, बट इतनी अच्छी हैंड राइटिंग भी क्या करनी जब आपका राइटिंग कंटेंट ही अच्छा ना हो। तो मेरी आपको सजेशन यही है कि आप बुक्स, एक जनरल बुक, कॉम्प्रिहेंसिव बुक ले लो अगर आपने स्मार्ट वर्क करना है। अगर आपने लेंथ ही, अगर टाइम है 1 साल 1.5 साल है, अगर आप फाउंडेशन कोर्स में हो किसी ट्यूटोरियल में, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, पी नाथ सर की बुक है, एम्बर एंड एम्बर की बुक है, वो बुक खरीदे ना। ये बुक्स आपको PDF फॉर्मेट में आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे। आप इनको डाउनलोड करें, टॉपिक वाइज प्रिंट आउट लेके आप उन्हें स्टैकअप करें, इनको स्टिच करके आराम से स्टेपल करके अपनी फाइल बनाएं और प्रिपेयर करें लॉन्गर रन के लिए, 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद जो अपने एग्ज़ाम देना है। बट अगर आप 2-3 महीने के बाद जाने वाले हो तो आपके पास देयर इज़ नो टाइम टू वेस्ट। ठीक है, तो उस टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए आप डायरेक्ट बुक्स लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पकड़ें, मॉडल आंसर पकड़ें, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, अच्छे टीचर के साथ आप टेस्ट इवैल्यूएट करवाएं, आपका फ्रेंड हो, आपका कज़न हो, आपका रिलेटिव हो, आपका कोई जान पहचान वाला हो। ठीक है, तो अगर मैं बता दूं आपको, ये थोड़ा सा जूम करा है मैंने, सॉरी, ये ब्रेन ट्री यहाँ भी लिखा है, जनरल एंथ्रोपोलॉजी नदीम सर, ये स्क्रीनशॉट ले लो, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। ठीक है, ये पी नाथ सर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद तेलुगु एकेडमी बुक्स हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल करता रहता हूँ, आपको समझ आएगा। ये इनके बाद ये ऑलमोस्ट सभी पी नाथ ही हैं, तो आपको बार बार स्क्रीनशॉट्स लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, कोई डिफरेंट आएगा तो मैं रोक लेता। नदीम सर की जनरल एंथ्रोपोलॉजी की एक बुक ले लेना, ट्राइबल इंडिया की भी एक बुक ले लेना, तो ये हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, ब्रेन ट्री अगेन टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो बुक्स का जनरल नाम बता रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद ये एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट है उपाध्याय सर की। देखो उपाध्याय एंड पांडे की स्पेशल थॉट भी अलग बुक है, बट मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे सिंपली किसी एक थॉट को, किसी एक एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी को डिस्कस कर लोगे, रोज़ की एक थ्योरी भी पढ़ लोगे, तभी विद इन अ वीक आपका पूरा 7-8 थ्योरीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ अलबामा की कुछ वो हैं, अलबामा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे भी इनके कुछ अच्छे डिस्कशंस हैं जो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड की वेबसाइट पे भी और उनके यूट्यूब चैनल पे भी एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट पे बहुत अच्छा मटेरियल मिला है। बट फिर भी वही बात है कि डिटेल्ड इतना है कि आपको कंसाइज करते करते आपके पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। एंड इस वक्त टाइम इज़ पावर एंड टाइम इज़ मनी, तो आपको टाइम ही बचाना है, टॉपिक नहीं बचाना, आपको टाइम। ठीक है, अगेन सेम है सब कुछ, कुछ डिफरेंट नहीं है इसमें। तो ये पेपर ए के लिए था, कुछ अलग नहीं है। अगर आपका स्क्रीनशॉट मिस हो रहा है तो डोंट वरी, ये पी नाथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लिए जर्नल एंड उसके लिए ब्रेन ट्री ही लिखा है ज़्यादातर सोर्सेज में, जो अलग है वो मैंने डिस्कस कर लिया। अगर मैं पेपर पी की बात करूँ, एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 की, पेपर 2 में भी ज़्यादातर क्या नाम लिखा गया है, दैट इज़ नदीम हसनैन ब्रेन ट्री। ठीक है, और इंडियन सोशल सिस्टम के लिए राम आहूजा सर की बुक है, इसके आपको पीडीएफ अलग से मिल जाएगी, आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये अच्छी बुक है, ये बहुत से लोग पढ़ते हैं इसको और एक अच्छा रिव्यू देते हैं इस बुक का। ठीक है, राम आहूजा सर की बुक है, और बाकी नदीम सर की बुक है, नदीम हसनैन की और ब्रेन ट्री। तो दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, तो एक्स्ट्रा मैं आपको एक करंट अफेयर के हिसाब से बता देता हूँ कि आपको कुछ ट्राइबल पॉलिसीज़ जो रिसेंटली चल रही हैं वो पढ़नी है। ट्राइबल पॉलिसी आप बोलोगे कहाँ से मिलेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की जो वेबसाइट है वहाँ से आपको इश्यूज़ मिल जाएंगे सारे। केस स्टडीज़ के लिए आपको टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ मिल जाएगा केस स्टडीज़ के लिए, तो आप एक केस स्टडीज़ के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर लो। जैसे कि कोई आईएएस स्कोर करके उनका भी एक अच्छा पीडीएफ अवेलेबल है, तो एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो, डन। इसके अलावा एक जाका कमेटी की रिपोर्ट है, जाका कमेटी 2014 की एक रिपोर्ट है ट्राइबल अफेयर्स पे, तो ये रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, और जे के पर्सपेक्टिव से बताऊं कि हमारी जो ट्राइबल कुछ पॉलिसीज़ हैं या ट्राइबल एक्शंस लिए हैं हमने, कुछ फॉरेस्ट एक्ट्स लाए हैं, तो उनको थोड़ा सा स्पेशल फोकस देना। ठीक है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जितना मैंने डिस्कस किया अगर आप इतना कर लो अच्छे से का मतलब है रिपीटेडली, अच्छे से का मतलब नहीं है एक ही में टॉपिक में 10 घंटे लगाना, अच्छे से का मतलब है रिपीटेडली इनको राइटिंग प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में एक नोट्स बना के लर्न कर लो आप 2-2.5 महीने में अच्छे से, तो आपका बहुत अच्छा कॉम्पिटिटिव स्कोर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आई होगा मैं जो भी मैंने बोला है। ये टाइम तो ज़्यादा ले लिया मैंने, नियर अबाउट 47 मिनट्स हो चुके हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिटेल था। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए यू कैन कम टू अस एनी टाइम। ठीक है, हमारा फ़ोन नंबर्स हैं आपके पास, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी क्वेरी है आप डाल सकते हो, हमारी जो भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करो और आपको एक चेंज फील होगा, एक अच्छा फील होगा, आप एक किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो। तो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो वेरी मच एंड सी यू सून, गुड लक।